आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक कण s ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसकी किसी ऊंचाई पर, किसी एक निश्चित ऊंचाई पर अगर वो नीचे की तरफ वहां पहुंचता है किसी क्षण पर, तो उस ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान उसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी होती है। तो हमें वह ऊंचाई और कण का वेग उस स्थिति पर ज्ञात करना है कि क्रमशः वो कितने होंगे। वो हमारे पास ऑप्शंस पे मान दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी के रूप में क्रमशः ऊंचाई का मान और वेग का मान। ठीक है, हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे सबसे पहले समझे कैसे। अगर हम किसी कण के लिए उसके पथ को बताते हैं तो वो देखिए एक बिंदु पर उपस्थित होता है, नीचे किसी और बिंदु पर जाता है। तो हम सबसे पहले कण की स्थिति को अगर बताना चाहें तो बिंदु ए पर होती है कण की स्थिति। ठीक है, और दूसरे बिंदु को हम यहाँ पर नाम देते हैं सी के रूप में। तो इसकी कुल ऊंचाई जो क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया है कि वो एस ऊंचाई से छोड़ा जाता है एक कण। ऊंचाई हम कहाँ से देख रहे हैं, अगर हम किसी एक नियत तल से देखते हैं तो वो ऊंचाई यहाँ पर एस है। ठीक है, कुल एस है। अब ये बोला जा रहा है कि किसी ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी होती है। तो मान लीजिए किसी कण को अगर हम वहां से छोड़ रहे हैं, देखिए उसकी प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए पर होगी। ए पर वहां से छोड़ने के बाद उसकी स्थिति किसी बिंदु पर, ये बोला जा रहा है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी होती है। तो हम अगर नीचे से देखें, ठीक है, बिंदु सी से अगर हम देख रहे हैं तो ऊंचाई एक्स पर मान लीजिए किसी बिंदु की स्थिति बी लेकर के हम ये बताएं कि उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है। तो इस प्रकार से बची दूरी को हम क्या बताएं, बची दूरी यहाँ पर होती है एस ऋण एक्स के रूप में। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब अगर बिंदु पर कण के एक प्रारंभिक वेग की बात करें तो u बराबर उसे शून्य विरामावस्था से मान लीजिए उसे छोड़ा गया। तो बिंदु b पर अगर हमें बिंदु b पर उसका वेग देखना है, ठीक है, तो हम उसे क्या लिखें, हम यहाँ पर उपयोग करते हैं गति का तृतीय समीकरण। क्या बोलता है वो, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान नीचे की तरफ होगा जी एस के रूप में, तो गुरुत्वीय त्वरण की तरफ ही है इसलिए हमने जी को धनात्मक ले रखा। प्रारंभिक वेग शून्य था इसलिए वी स्क्वायर का मान अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास 2g एस के रूप में आता है। तो दूरी एस न होकर के कितनी हो जाएगी, एस ऋण एक्स हो जाएगी। कहाँ तक के लिए, हम बिंदु बी पर वेग की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, हर वेग को हमने दर्शा दिया और इसे समीकरण फिलहाल एक नाम दिया है। ठीक है, समीकरण एक होता है। अब इस बीच पर हम बात करें बिंदु बी पर ही स्थितिज ऊर्जा की, तो बी पर हम लिखें स्थिर, उसे अगर हम पीई के रूप में व्यक्त करें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो ये हमारे पास कितना होगा एम जी एक्स दूरी पर। मतलब नीचे से अगर हम देख रहे हैं, देखिए ये हमारे पास जो h था वो शून्य था, ऊपर जाकर के h का मान s के बराबर हो गया। ठीक है, ऊंचाई का मान अगर हम देखें तो ऊंचाई से ही फेंका जा रहा था, तो हम सी बिंदु पर h के मान को शून्य लेते हैं। तो शून्य से b तक की स्थिति कितनी है, x तक की। ठीक है, ये हमारे पास। अब चूंकि क्वेश्चन पे ये बोल रखा है हमें कि उसी ऊंचाई पर, मतलब बिंदु b की स्थिति पर, बिंदु b पर बोल रखा है कि गतिज ऊर्जा को अगर हम के ई के रूप में प्रस्तुत करें तो वो स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है। 3 गुनी है स्थितिज ऊर्जा, इसलिए पीई के रूप में हमने कह दिया उसे। तो इसका मान कितना आता है, इसका मान के ई के रूप में कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 3 mg एक्स के रूप में। ठीक है, ये हो गया गतिज ऊर्जा का। इसे फिलहाल ले लेते हैं हम समीकरण 2। अब समीकरण 2 में ही मान रखेंगे हम गतिज ऊर्जा का। तो समीकरण 2 से गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। 1/2 हमने ले रखा, m हमने ले रखा, वी स्क्वायर हमारे पास कितना था, वी स्क्वायर के रूप में इसे चलिए हम आगे लिख लेते हैं 1/2 के रूप में। m हमने लिया, v का मान हम देखें तो वो हमारे पास 2g एस ऋण एक्स होता है। ठीक, और बराबर कितना मान बनेगा, बराबर यहाँ पर बनेगा 3mg एक्स के रूप में मान। ठीक, अब इसे अगर हमें हल करना है तो हल करते हैं, तो m और m के मान कट जाएंगे, g का मान भी कट जाएगा यहाँ पर, और क्या बच रहा है फिर, इस तरह से 2 और 2 के मान भी कट जाएंगे। ठीक है, एस ऋण एक्स का मान हम देख रहे हैं वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 3x के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर s का मान हमारे पास कितना आया, 4x आया। b का मान देख लें x के रूप में, तो ये हमारे पास s का 1/4 भाग होता है या 1/4 लंबाई होती है x का मान, जहाँ बिंदु b की स्थिति को हमने वहां पर बता रखा है। ठीक, अब x का मान हमें कहाँ रखना है, इसका मान हम रखते हैं समीकरण 1 पर से। ठीक, समीकरण 1 से क्या मान था, वी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना था, वी स्क्वायर का मान यहाँ पर 2g एस ऋण एक्स के रूप में था। ठीक है, और x का मान हम यहाँ पर रखे हैं तो वी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर का मान 2g यहाँ पर s ऋण s/4 के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर 4 ऋण s के रूप में हमारे पास 3, वी स्क्वायर बराबर होता है 2g 3s/4 के रूप में। तो 2 और 2 के मान कट जाएंगे 3/2 के रूप में, तो हमारे पास इसका मान कितना आता है, वी स्क्वायर का मान हमारे पास आता है 3/2 जी एस के रूप में।
ठीक इस तरह से वहां पर वेग का परिमाण हमारे पास कितना आ रहा है, वेग का परिमाण वर्गमूल के रूप में 3/2 जी एस के रूप में आता है। देखिए हमें वेग का परिमाण भी मिल गया बिंदु बी पर, ये बिंदु बी की स्थिति को बता रहा है ना, तो बिंदु बी पर हमें वेग का भी परिमाण मिल गया और ऊंचाई का परिमाण भी मिल गया, x बराबर s/4 के रूप में। s/4 वर्गमूल 3/2 जी एस के रूप में हमारे पास कहाँ पर मिल रहा है मान, ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर। तो विकल्प डी हमारे लिए क्या होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।